हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स डू एजुकेशन चैनल। आई होप यू विल बी फाइन गाइस। आज हम सीखेंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हम पाठ योजना कैसे बनाते हैं। आज हम एक सूक्ष्म पाठ योजना आपको बनाकर दिखाएंगे। तो पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर डेट इस कॉलम को कंप्लीट तैयार करते हैं। ठीक, यहाँ हम डेट लिखते हैं, हम जिस कक्षा को शिक्षण जिस कक्षा को पढ़ाने वाले हैं उस कक्षा को लिखते हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं उस विषय को लिखेंगे। अगर उसका कुछ उप विषय है तो हम उप विषय लिखेंगे, जैसे कि मेरा विषय विज्ञान है, विज्ञान मैंने लिखा, उसका उप विषय जीव विज्ञान में यहाँ पढ़ाने जा रही हूँ। अगर आप भौतिक विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं तो भौतिक विज्ञान लिखेंगे, अगर आप रसायन विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं तो आप रसायन विज्ञान लिखेंगे। ठीक, और हम कितने समय में उसको पढ़ाएंगे और कौन सी घंटी है हम जो पढ़ाने जा रहे हैं, वो सब्जेक्ट का चक्र कौन सा है वो हमें यहाँ डालेंगे। ठीक, अब हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो प्रकरण उसे जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उसे हम प्रकरण में लिख देंगे इस तरह। जैसे कि मैं यहाँ जंतु में पोषण पढ़ाने जा रही हूँ। अब इसके पश्चात हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। अब सामान्य पाठ योजना बनाने में दो चीज़ें अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, पहला सामान्य उद्देश्य, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद हम शिक्षण विधि लिखते हैं कि हम पूरा शिक्षण किस विधि के अंतर्गत करेंगे, और इस विधि मतलब इस शिक्षण को करने में हमें कौन कौन सी उसमें सहायक होंगी, उसके लिए हम सहायक सामग्री लिखते हैं। सहायक सामग्री के पश्चात हम बच्चों का पूर्व ज्ञान चेक करते हैं। ठीक है, कि कक्षा में बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं जिसे प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं, जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि बच्चों को उस प्रकरण में कितना जानकारी है और हमें उन्हें कहाँ से पढ़ाना है, हम किस तरह पढ़ाएं कि उन्हें यह टॉपिक या प्रकरण समझ आ जाए। ठीक, तो हम सामान्य उद्देश्य में वे उद्देश्य लिखते हैं जो हम विज्ञान को पढ़ाने के लिए हम क्यों पढ़ा रहे हैं, हम विज्ञान किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं, विज्ञान के बारे में नॉलेज देने के लिए। ठीक, कि विज्ञान बच्चा जो है वैज्ञानिक दृष्टि से चीज़ों को समझ सके, रुचि ले विज्ञान विषय में और प्रायोगिक कार्य कर सके। ठीक, उसमें तार्किक चिंतन और निर्णय लेने की भावना उत्पन्न हो, वो मतलब कार्यों को स्वयं से करने का कौशल उसमें हो सके। ठीक है, जागृत हो सके। ठीक, वह स्वनिर्भर हो सके। ठीक, विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान की शब्दावलियों को समझ सके। ये सारी बातें हम किसमें लिखेंगे, सामान्य उद्देश्य में। आप कोई भी प्रकरण लिख रहे हो, कोई भी आप पाठ्य योजना बना रहे हो, सामान्य उद्देश्य आपके चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि आप विज्ञान पढ़ाने के लिए वही उद्देश्य होगा। अब आप सामाजिक विषय या इतिहास, भूगोल, सामाजिक विषय, गणित ये सब पढ़ा रहे हैं तो उस हिसाब से आपका सामान्य उद्देश्य रहेगा, लेकिन सामान्य उद्देश्य सब में समान ही होता है, एक ही तरह होता है। क्योंकि आप जैसे मैंने यहाँ विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना मैंने लिखा है। अब अगर आप गणित पढ़ा रहे हो, बना रहे हो पाठ्य योजना, तो आप लिखोगे गणित के विषय में रुचि जागृत करना, तार्किक चिंतन का वहाँ भी विकास होगा, निरीक्षण कौशल का विकास वहाँ भी होगा। ठीक, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब हो रहा है, डेवलप हो रहा है। अगर आप सामाजिक विषय लिख रहे हैं तो दार्शनिक दृष्टिकोण हो जाएगा या सामाजिक दृष्टिकोण हो जाएगा। हम गणित पढ़ा रहे हैं तो तार्किक या चिंतन युक्त दृष्टिकोण हो जाएगा। ठीक, आप अपने विषय के अनुसार इसे बना सकते हैं, लेकिन ये सब में सेम ही होता है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य वो होता है जो इस प्रकरण, ठीक है, जो हमारा प्रकरण है इस प्रकरण से संबंधित है, कि हम पोषण पढ़ा रहे हैं तो हमें पोषण का क्या है उद्देश्य, जंतुओं के पोषण के बारे में हम उन्हें क्या बताना चाह रहे हैं और हमारे बताने से उनमें किन चीज़ों का विकास होगा। मैं उन्हें जंतुओं में पोषण पढ़ाऊंगी तो उसके बाद उनमें क्या क्या परिवर्तन होगा, वो क्या करेंगे, क्या कर सकेंगे, क्या नहीं कर सकेंगे, उसके बारे में हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। तो सामान्य उद्देश्य अगर आप विज्ञान का बना रहे हो तो सामान्य उद्देश्य सब में आप जितनी भी पाठ्य योजना बनाओगे सेम रहेगा, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य में परिवर्तन आएगा। ठीक, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो विशिष्ट उद्देश्य देख लेते हैं। जैसे मेरा है जंतु में पोषण, तो मैंने लिखा है पहला विशिष्ट उद्देश्य क्या, हम ये क्यों पढ़ा रहे हैं कि बच्चों को क्या हो, जंतु में पोषण के बारे में जानकारी हो जाए, ज्ञान हो जाए, फिर वो उसे समझ पाएँ यानी बोध हो। ठीक, फिर वो उसकी व्याख्या कर पाएँ। ठीक, वो दूसरों को समझा पाएँ और उससे संबंधित कार्यों को कर पाएँ। ठीक है, उससे शिक्षण करवा पाएँ, उसके बारे में शिक्षण दे पाएँ, तो हो गया कौशल, उसमें कौशल का विकास हो। ठीक, तो इस हिसाब से हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। पहला हो गया ज्ञानात्मक उद्देश्य, आप 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं, मैंने अभी यहाँ एक ही लिखा है। तो छात्र जंतुओं के पोषण के बारे में जान सकेंगे। ठीक, जान सकेंगे, मैं जब यहाँ पढ़ा दूँगी, इस चैप्टर को पढ़ाऊँगी तो वो जान जाएंगे कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है। फिर क्या वो उसे समझ सकेंगे, उसमें हो रहे अवशोषण, उसमें हो रहे क्रियाओं के बारे में समझ सकेंगे। फिर कौशल विकसित होगा। अब जब वो सब कुछ जान जाएंगे तो उनमें उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का कौशल विकसित होगा। ठीक है, फिर हम समाज विशिष्ट उद्देश्य के बाद लिखेंगे शिक्षण विधि। अब यहाँ मैं पूरे पाठ्य योजना को बनाने में मैंने पूरी पाठ्य योजना को कराने में बेसिकली प्रश्नोत्तर और व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है। अगर आप इसे किसी चार्ट द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं और फिगर बना रहे हैं तो आप वहाँ प्रस्तुतिकरण भी लिख सकते हैं, एक विधि वो भी हो जाएगी। तो आप जो जो विधियों का प्रयोग करेंगे शिक्षण करने में उन विधियों को यहाँ लिखेंगे शिक्षण विधि में। फिर सहायक सामग्री, मैं सहायक सामग्री में चार्ट लेकर गई थी और मैंने ब्लैक बोर्ड पर इसका फिगर बनाया था, पोषण जंतु में पोषण संबंधी अंगों का फिगर चित्र बनाया था, तो मैंने वो लिखा है। तो मैंने चित्र दे लिखा, चार्ट पेपर लिखा है, तो चार्ट पेपर में भी चित्र लिखा है। ठीक, फिर पूर्व ज्ञान, तो छात्रों को इस पोषण से संबंधित, जंतु के पोषण से संबंधित कौन से ज्ञान है, जैसे कि आप सिक्स में उन्हें संतुलित आहार को पढ़े होंगे, पोषण क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे। तो आप जो आप प्रस्तावना प्रस्तुत करेंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को कितना आता है। तो जैसे कि हर बच्चे को पोषण के बारे में कुछ जानकारी होता ही है, तो आपको कर देंगे कि छात्रों को भोजन व उसकी उपयोगिता संबंधी सामान्य जानकारी है। ठीक, विशिष्ट जानकारी तो होगी नहीं, अभी तो आप उसने पढ़ाई नहीं है, तो छात्रों को सामान्य जानकारी है। ठीक, फिर हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न क्या, जो बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंधित है, कुछ सामान्य प्रश्न करेंगे 2-4, जिससे उन्हें हम अपने प्रकरण से जोड़ सकें। ठीक, कि हम उन्हें क्या पढ़ाने जा रहे हैं इसके बारे में बता सकें। ठीक, तो जैसे मैंने कहा है कि भूख लगने पर सभी जीव क्या करते हैं, तो बच्चों द्वारा जो भी उत्तर मिलेगा आप उसे छात्र क्रिया में लिखेंगे। तो हमारे यहाँ बच्चों ने बताया कि भोजन करते हैं और कोई भी जीव, हम भी भोजन ही करेंगे। फिर मैंने दूसरा प्रश्न, आपको प्रश्न यहाँ से उठाना है, जो छात्र जवाब देंगे आपको उसी से दूसरा प्रश्न बनाना है। तो जीवों द्वारा भोजन क्यों किया जाता है, तो वृद्धि के लिए किया जाता है, छात्रों द्वारा जवाब मिला है। ठीक, भोजन
तो जीवों में वृद्धि के लिए क्या अनिवार्य है? तो बच्चों ने बताया भोजन, जैसे कि पहले भी बताया था वृद्धि के लिए भोजन किया जाता है। तो बस मुझे भोजन के पाचन के बारे में पढ़ाना था, तो इसलिए मैंने फिर से पूछ लिया कि भोजन, ठीक है, कि जीवों के बढ़ने के लिए क्या ज़रूरी होता है, तो मैंने बोला भोजन। तो फिर मैंने पूछ लिया कि भोजन ग्रहण करने व पचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब बच्चे या तो आपको कुछ टूटे फूटे आंसर देंगे कि ताकत कहते हैं, या फिर कुछ भी दे सकते हैं, या फिर बच्चे मौन हो जाएंगे। तो जब बच्चे मौन हो गए या अच्छे से जवाब नहीं दे पा रहे, तो यहाँ आप लिख देंगे समस्यात्मक, क्योंकि इस बारे में उन्हें अच्छे से जानकारी नहीं है। ठीक, अब आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को। तो जैसे कि मैं यहाँ क्या पढ़ाने जा रही हूँ, भोजन ग्रहण करने पचाने की प्रक्रिया पढ़ाने जा रही हूँ, तो वही हम यहाँ लिखेंगे कि आज हम जंतुओं में पोषण की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, उसके बाद में हम क्या करेंगे, अपना पाठ प्रस्तावना शुरू करेंगे, प्रस्तुतिकरण। ठीक, प्रस्तुतिकरण में हम पहले शिक्षण बिंदु डालेंगे कि हम किस बिंदु पर कौन से बिंदुओं पर शिक्षण कर रहे हैं, मेरा क्या हेडिंग है, इस चैप्टर के कौन से हेडिंग, इस चैप्टर से मैंने कौन सी हेडिंग मुख्य बातें निकाली हैं जिसमें मैं शिक्षण करूँगी। उसके बाद छात्र अध्यापिका, ये हमारे द्वारा की गई क्रियाएँ रहेंगी, हमने जो क्वेश्चन पूछा है और हम उसे कैसे बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो चीज़ें रहेंगी। ठीक, फिर जो छात्र अनुक्रिया करेंगे, छात्र भी तो अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो कुछ ना कुछ छात्र भी जवाब देंगे, तो वो आप छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे। शिक्षण विधि आप यहाँ डाल देंगे, जैसा कि मैंने आगे डाला था, तो अभी यहाँ नहीं डाला है, बट यहाँ भी आप फिल करेंगे शिक्षण विधि। सैंपट, अगर आप जैसे इन सब चीज़ों को आप सैंपट पर लिख रहे हैं, तो वो भी आप सैंपट कार्य में डाल देंगे। ठीक, इस तरीके से आप कॉलम बनाएंगे सारे। तो वीडियो को ज़्यादा ना खींचते हुए मैं जल्दी बता देती हूँ। विकासात्मक प्रश्न वो प्रश्न होता है जो उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, ठीक, और नए ज्ञान से आप जो पढ़ाने जा रहे हो उससे जोड़ रहा हो। तो हम विकासात्मक पहले बच्चों से एक दो प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक, तो मैंने पूछा भूख लगने पर क्या करते हैं, जो कि मैंने प्रस्तावना में पूछा था, तो उन्होंने बोला भोजन। तो भोजन क्यों आवश्यक है, तो वृद्धि और विकास के लिए। ठीक, तो वृद्धि और विकास के लिए हमें भोजन से क्या प्राप्त होता है, तो उन्होंने बताया पोषण प्राप्त होता है। तो पोषण किसे कहते हैं, मैंने पूछ लिया। अब वो बताएंगे कि पोषण किसे कहते हैं। अब तो मतलब आप उसको और एक्सप्लेन करिएगा। अगर वो नहीं बता रहे तो आप समस्यात्मक लिखकर और उसे स्पष्टीकरण करिएगा। तो आप पोषण किसे कहते हैं, इसमें क्या आएगा, परिभाषाएं आएगी। तो मैंने शिक्षण बिंदु में डाल दिया कि पोषण की परिभाषा। ठीक, इस तरह मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया कि पोषण क्या होता है। ठीक, सभी जीवों को बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए वे भोजन ग्रहण करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसे पचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। क्या मैंने बच्चों को बता दिया। इस प्रक्रिया के दौरान बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ, छात्र क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक, तो आप यहाँ फिल कर दोगे। अभी तो सुन रहे थे, उसके बाद फिर हम जब ये पढ़ा लेंगे तो हम फिर नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट क्या प्रश्न करेंगे, इससे संबंधित प्रश्न करेंगे या फिर कुछ इसी से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न करेंगे कि कार्य के दौरान पुनः ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं। तो वो बच्चों ने बताया कि कुछ खा लेते हैं या पी लेते हैं या फिर भोजन करने लगते हैं, कुछ भी हो सकते हैं बच्चे। तो आप यहाँ फिल कर दोगे। उसके बाद मैंने पूछा है कि भोजन से ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, तो बच्चों द्वारा बताया गया कि पाचन से। जैसा कि अभी मैंने उन्हें बताया है कि पोषण के बारे में मैंने बताया है कि ऊर्जा में वृद्धि के लिए पोषण जरूरी है। पोषण कैसे मिलता है, पाचन से मिलता है। ठीक, भोजन को खाने और पचाने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, और पोषण से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। ठीक, तो उन्होंने बताया कि पाचन से मिलता है। अब पाचन किसे कहते हैं, मैंने उनसे प्रश्न पूछा। ठीक है, भोज्य पदार्थों से ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है, पाचन से बताएं या फिर नहीं बताएंगे तो हम उन्हें बताएंगे कि मनुष्य जीवों को ऊर्जा प्राप्त। स्पष्टीकरण में हमने बताएंगे कि मनुष्य या जीवों को ऊर्जा भोज्य पदार्थ के पाचन के पश्चात प्राप्त होता है। ठीक, फिर हम पूछ लेते हैं कि पाचन किसे कहते हैं, तो उन्हें बेसिकली नहीं पता होगा क्योंकि हमने बताया नहीं है। अगर पता भी होगा तो कुछ ना कुछ बताएंगे, तो आप उसको एक्सप्लेन करिएगा बढ़िया से। तो मैंने यहाँ बता दिया कि जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पाचन कराती है। ठीक, अब इससे रिलेटेड मैंने कुछ प्रश्न पूछ लिया है कि भोजन से सीधे कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो बोलते हैं नहीं या फिर हाँ। तो आप फिर पूछ लेंगे कि भोजन से ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। अगर नहीं बोलते हैं तो, अगर हाँ बोलते तभी आप पूछ सकते हैं कि भोजन से ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। तो बोलेंगे पाचन से। अभी मैंने बताया ना पोषण मिलता है, पाचन से होता है, तो बताएंगे पाचन से। पाचन के बाद तो या फिर समस्यात्मक हो जाएगा, तो हम उनसे पूछ लेंगे कि मनुष्य में पाचन कैसे होता है, मनुष्य में पाचन कैसे होता है। तो अभी हम लोग बताया नहीं है, तो फिर वो या तो बताएंगे, नहीं बताएंगे तो समस्यात्मक हो जाएगा। तो हम यहाँ पाचन की प्रक्रिया को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, मैं एक एक पॉइंट पाचन की प्रक्रिया के बारे में एक्सप्लेन करती जाऊँगी। जो पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूँगी या आप एक्सप्लेन करेंगे, उस शिक्षण बिंदु में आप डालते जाएंगे। अब मैं इस पॉइंट को यहाँ खत्म कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैंने दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, तो जो पॉइंट मैं एक्सप्लेन करें उसके इधर शिक्षण बिंदु में मैंने डाल दिया है। ठीक है, और उसके बाद मैं पूरे पॉइंट को खत्म करने के बाद, ठीक है, यहाँ देखिए मैंने पूरा यहाँ वही पॉइंट तक खत्म कर दिया। आप इसमें एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। जो पॉइंट आपने एक्सप्लेन किया इन्हीं से संबंधित। ठीक है, यहाँ प्रश्न कर लेंगे बच्चों से कि बच्चों को कितना आया। ठीक, हम शिक्षण के दौरान भी प्रश्न करेंगे और शिक्षण कंप्लीट पूरा होने के बाद भी पूछेंगे। तो हम यहाँ पूछ लेंगे कि जैसे कि मैंने यहाँ पोषण के बारे में पूरा बताया है, एक्सप्लेन किया है कि कैसे शोषण होता है, कैसे स्वांगीकरण किसे कहते हैं, हमें ऊर्जा कैसे मिलती है। ठीक, तो वही मैंने यहाँ पूछ लिया पोषण किससे प्राप्त होता है। तो ये बताया बच्चों ने भोजन से। पोषण प्रक्रिया के कितने भाग होते हैं, तभी मैंने बताया था कि भोजन ग्रहण करना और पाचन करना ही पोषण होता है। तो ग्रहण करना पाचन करना दो बताया था। क्या बच्चों ने बताया कि मनुष्य में किस प्रकार का पाचन तंत्र है, तो मैंने अभी अंदर बताया है, एक्सप्लेन किया है कि मनुष्य में पूर्ण विकसित पाचन तंत्र होता है। तो वही बच्चों ने बताया। फिर भोजन का पाचन कहाँ पूर्ण होता है, तो छोटी आंत में पूर्ण होता है, बच्चों ने बताया, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम सैंपट सारांश लिख देंगे कि हम सैंपट पे क्या जो चीज़ें हमने सैंपट पर लिखी थी उस वक्त, वो सारी चीज़ें हम सैंपट सारांश में लिखेंगे। जैसे कि मैंने दिनांक लिखा था, कक्षा लिखा था, विषय, चक्र, समय, उसके बाद अपना प्रकरण डाला था और ये सारी पॉइंट्स को मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, इतने पॉइंट्स को। ठीक, अब हम फिर निरीक्षण कार्य करेंगे। निरीक्षण कार्य लिखेंगे, तो निरीक्षण कार्य में वो रहता है कि बेसिकली आपने ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है उस कार्य को बच्चों को बोल दिया कि आप लोग इसको लिख डालिए। बच्चों से लिख रहे हैं, तब तक आप क्या करेंगे, कक्षा में घूम कर देखेंगे कौन बच्चा लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा है, किसको समझ आया, किसको नहीं। कोई ऐसा तो नहीं कि बैठ के टिफिन खा रहा है। तो वही काम आप यहाँ लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका छात्रों को सैंपल टिकाजी दिखने को कहकर कक्षा में घूमकर छात्रों को कक्षा की निरीक्षण कर देंगे। और फिर पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न आप इसी से रिलेटेड पूरे प्रकरण से रिलेटेड पुनरावृत्ति प्रश्न रहेंगे कुछ। ठीक, उसके बाद आप ब्रेक दे देंगे और आपका शिक्षण कार्य समाप्त हो जाएगा। उस दिवस का शिक्षण कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक, आशा करती हूँ कि आप लोग को पूरा समझ में आया होगा।